हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री के क्रम में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है उत्तर वैदिक कालीन विशेषताएं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वैदिक कालीन सभ्यता की विशेषताएं। आज हम लोग उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की विशेषताएं पढ़ेंगे। ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक कालीन के विभाजन के बारे में हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। फिर भी एक बात समझ लेते हैं। पूरे ऋग्वैदिक कल्चर का जो टाइम पीरियड है वो 1500 BC से 600 BC है। इसमें फिर विभाजन होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, ये ऋग्वैदिक कालीन है। और 1000 ईसा से ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक ये उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता माना जाता है। इसके विभाजन के आधार पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी, और वह विभाजन का जो मुख्य आधार था लोहे का पाया जाना, जो उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के अतरंजी खेड़ा में प्राप्त हुआ था। चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लोग ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के बीच में जो अंतर है उसको भी एक टेबल के रूप में समझेंगे। और यह है कि उत्तर वैदिक कालीन की विशेषता यह है कि इस युग में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों तथा वेदांगों की रचना हुई। कुल मिला के आप ऐसे समझें, ऋग्वेद को छोड़कर जितना वैदिक कालीन लिटरेचर है वो सब का सब उत्तर वैदिक कालीन समय में लिखा गया या संकलन किया गया। दूसरा एक और कंसेप्ट ये है वैदिक कल्चर के बारे में, क्योंकि वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था। इसका मतलब होता था सुन सुन के ट्रांसफर होता था। इससे ये भी एक अनुमान है कि उस समय, जिस समय की हम लोग ये बातें कर रहे हैं, लगभग आज के 3500 साल पुरानी वैदिक कालीन और 1500 करीब 3000 साल पुरानी ये उत्तर वैदिक कालीन की बातें, 3000 या 3500 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। उस समय तक आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। फिर ये बाद में लिखा गया, ये संकलन बाद में हुआ। इसलिए कभी कंफ्यूजिंग सवाल आए कथन या कारण में यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में कि क्या आर्यों को लिपि का ज्ञान था, तो उत्तर होगा नहीं। यदि लिपि का ज्ञान होता तो ये सुन सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्यों ट्रांसफर करते। ठीक, लिपि का ज्ञान बाद में हुआ और तब जाके इनका संकलन किया गया। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। पूरा वैदिक लिटरेचर जिस समय की बातें हो रही हैं उस समय लिपिबद्ध नहीं किया गया, लिपिबद्ध बाद में हुआ है ये। तो ऋग्वेद को छोड़कर जितना लिटरेचर है वो सब उत्तर वैदिक कालीन में लिखा गया या संकलित किया गया। इसका टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। लोहे का आविष्कार इसी युग में हुआ है उत्तर वैदिक कालीन में, जानते ही हैं, जिससे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। ठीक, एक दूसरा बड़ा परिवर्तन आर्यों का जो फैलाव है गंडक नदी तक हो गया। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो फैलाव है वो गंगा यमुना तक है, पश्चिमोत्तर भारत से, अफगानिस्तान से लेकर के, और गंगा यमुना तक था। उत्तर वैदिक कालीन में इनका प्रसार गंडक नदी तक हो गया। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, वुमेन्स के स्टेटस डाउनफॉल हुआ। एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें, यद्यपि जब हम अंतर लिखाएंगे आपको ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन, उसमें बड़े बहुत सारे फैक्ट हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल में महिलाओं के लिए जायदेस्तमा शब्द इस्तेमाल किया गया है, अभी आएगा, जबकि उत्तर वैदिक कालीन समय में अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में महिलाओं, स्त्री के लिए जायदे तमा, ये ऋग्वैदिक। उत्तर वैदिक में अर्धांगिनी शब्द, जायदे तमा संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि स्त्री ही घर है, और उत्तर वैदिक में
आधा माना गया। इस टाइप से भी जब हम लोग अंतर में आएंगे तब इसको देखेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, कुल मिला के महिलाओं की स्थिति में उत्तर वैदिक काल में गिरावट आई। ध्यान रखने वाली बात है, पुरोहित वर्ग ब्राह्मण कहलाने लगा। तो जो ऋग्वेद के काल में जो पुरोहित वर्ग था वह ब्राह्मण कहलाया, तथा जनस्य गोपा, ये देखिए नया शब्द है, राजा कहलाया। ऋग्वेदिक काल में जो राजा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो राजा का काम करता है, जो राजा की जगह पे अथॉरिटी है, वो जनस्य गोपा है। जनस्य गोपा क्यों है? क्योंकि उस समय जो पॉलिटिकल बॉडी थी सबसे बड़ी वह जन थी। तो जन का मुखिया, चीफ ऑफ द जन इज कॉल्ड जनस्य गोपा। जन का चीफ, जन हम लोग जानते हैं, जन का मतलब कबीला, उसका जो मुखिया होता है जनस्य गोपा ऋग्वेद। यही जनस्य गोपा कालांतर में उत्तर वैदिक काल में राजा कहलाने लगा। बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का बीजारोपण हुआ। श्राद्ध कर्म का प्रारंभ इसी काल में होता है। श्राद्ध कर्म का प्रारंभ भी उत्तर वैदिक काल में होता है। श्राद्ध कर्म का प्रारंभ निमि नाम के एक ऋषि ने किया, जो दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र थे। निमि ऋषि ने श्राद्ध कर्म का प्रारंभ किया। सवाल बहुत पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। जो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे थे, जो दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र थे। इस युग में यज्ञों का महत्व बढ़ने लगा। इस युग में यज्ञों का महत्व बढ़ने लगा। 3 प्रकार, यानी कर्म कांडों में वृद्धि आई। यज्ञों में बलि दी जाने लगी पशुओं की। इतनी ज्यादा बलि दी जाने लगी कि खेती आदि के लिए बैल कम पड़ने लग गए। और जब हम लोग बौद्ध और जैन धर्म पढ़ेंगे तब इस बात को पुनः रेखांकित करेंगे कि 600 ईसा पूर्व आखिर बौद्ध और जैन धर्म को उद्भव के पीछे के कारण क्या है। उनमें एक बड़ा कारण ये भी था, जो वैदिक सभ्यता थी हमारी, या ब्राह्मण सभ्यता जिसे कहा जाता था, उसमें कर्मकांडों का इतना जोर था, इतनी रिजिडिटी थी कि लोग उससे बेचैन हो गए थे, इतने व्याकुल थे, छटपटा रहे थे। और ऐसे में उन्हें एक अच्छा विकल्प मिला मध्य मार्ग का, और उन्होंने बड़ी तेजी से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और कहा तो यह जाता है कि 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी में यदि शंकराचार्य जी नहीं अवतार हुआ होता, उनका जन्म नहीं हुआ होता, तो वैदिक धर्म हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता, केवल बौद्ध रह जाता। शंकराचार्य ने पूरा उसका बीजारोपण किया और बहुत सारे जो कर्मकांड थे उनको खत्म भी किया। उसमें एक रेशनैलिटी प्रोड्यूस की और फिर जाके पुनः स्थापना वैदिक धर्म की जाती है। इसलिए उनको एक पुनः संस्थापक माना जाता है। चारों पीठों की स्थापना की, जगन्नाथपुरी, बद्रिकाश्रम, यह सब जो है देश के चारों कोनों में। चलिए वो एक अलग विषय है। यहाँ पे देखते हैं 3 प्रकार के यज्ञ प्रमुख थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, घोड़ा छोड़ दिया जाता था। और अगर कोई राजा उसे चैलेंज करता है तो उस घोड़े को वो रोक लेता था। इसका मतलब है कि वह उस राजा की सत्ता ताकत को चुनौती दे रहा है जिसने ये अश्वमेध यज्ञ किया है, यानी घोड़ा छोड़ा है। और फिर युद्ध होता था, उसमें जो जीतता था वही विजेता होता था। यदि घोड़ा छोड़ने वाला राजा जीत जाता था तो कहा जाता था उसका अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। घोड़ा जहां जहां तक जाए वह टेरिटरी उसकी होती थी पूरी की पूरी। या तो युद्ध करके जीत लेता था, अगर नहीं जीत पाया तो माना जाता था कि अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हुआ। राजसूय यज्ञ क्या होता था? राजसूय यज्ञ में राजा को कई प्रकार के द्रव्यों से
नहलाया जाता था, जिससे जनता में यह संदेश देने की कोशिश होती थी कि अब मेरे राजा में अलौकिक शक्तियां पैदा हो गई हैं और अब वह मेरी रक्षा सुरक्षा भली भांति कर सकेगा। कई प्रकार के द्रव्य, पानी, कई नदियों के जल, दही और शहद, इस प्रकार के कई प्रकार के द्रव्य, कई नदियों के पानी, कई समुद्रों के पानी, कई कुओं के, ऐसे सैकड़ों द्रव्यों से उसे नहलाया जाता था और जनता में ये मैसेज जाता था कि अब मेरे राजा में बहुत ही अलौकिक शक्तियां उत्पन्न हो गई हैं और वह मेरी अब जान माल संपत्ति आदि की रक्षा बखूबी कर सकेगा। वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ होती थी। रथ दौड़ में राजा भी शामिल होता था और राजा के रथ को कोई भी पीछे नहीं कर सकता था। कहा यह जाता था कि जो भी दरबारी, मंत्री, राज्य के लोग जानबूझकर राजा को पीछे नहीं करते थे, जिससे जनता में ये भी मैसेज आए कि मेरा राजा इतना बलवान शक्तिशाली है कि उसको रथ में कोई पराजित नहीं कर सका। क्योंकि उस समय युद्ध, सैन्य शक्ति, बाहुबल यही पूंजी थी, ताकत का पैमाना यही था कि जिसके पास ज्यादा ताकत है वो उतना बलवान या शक्तिशाली है। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, जो कि वैदिक काल में कर्म पर आधारित थी, अब वह जन्म पर आधारित हो गई। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, जो कि अभी तक कर्म पर आधारित थी। चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का प्रारंभ इसी युग में माना जाता है। चारों पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का प्रारंभ भी उत्तर वैदिक काल में ही है। 16 संस्कार, जिसमें उपनयन संस्कार भी एक संस्कार है। 16 शादी, विवाह, उपनयन, विद्या आरंभ, पुंसवन, ये सारे संस्कारों का प्रारंभ इस युग में है। गोत्र व्यवस्था का इसी समय प्रकाश में आई। संस्थाओं का महत्व कम हुआ तथा राजा निरंकुश होने लगा। संस्थाओं से मतलब है जो सभा, समिति और विदत गण तथा परिषद, ऋग्वेद में हमारी संस्थाएं थीं, तो राजा पर नियंत्रण रखती थीं। भिन्न भिन्न प्रकार से वह संस्थाएं महत्वहीन होने लगी और राजा निरंकुश होने लगा। देखते हैं इसमें ऋग्वैदिक व उत्तर वैदिक कालीन सभ्यताओं में अंतर। इससे बहुत सवाल पूछा भी जाता है। बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें हैं, ये तेजी से देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति, विदत, गण तथा परिषद जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण थीं, जबकि उत्तर वैदिक काल में इन संस्थाओं का महत्व कम होता गया। वैदिक काल में राजा निरंकुश नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो ही ये संस्थाओं का महत्व कम हुआ तो राजा निरंकुश होने लगा। जो कंसेप्ट ही यही था कि इन संस्थाओं का काम ही था राजा पर अंकुश बनाए रखना। अगला बिंदु है कि ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। उत्तर वैदिक कालीन में भी संयुक्त परिवार प्रथा है, लेकिन अंतर यह है ऋग्वैदिक काल में मातृपक्ष और पितृपक्ष भी साथ रहते हैं। यानी जो जन है, इससे एक और पॉइंट ये निकलता है कि जो शादी विवाह है वो उसी जन में होता है। जब एक ही जन में होगा, एक ही कबीले में होगा, तो मातृपक्ष और पितृपक्ष साथ रहेंगे। ये ऋग्वैदिक काल में है। उत्तर वैदिक काल में क्या इसमें प्रोग्रेस हुआ? संयुक्त परिवार प्रथा तो यहां भी है, लेकिन मातृपक्ष और पितृपक्ष अलग अलग रहते हैं। क्योंकि जो ऋग्वेद काल में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जन जिसे राज्य कह लीजिए, देश कह लीजिए, सब कुछ था, हर जन के अपने अपने नियम कायदे परंपराएं अलग होती थी, वही आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में जनपद कहा जाने लगा। दूसरा जो बहुत हिट सवाल है कि ऋग्वैदिक काल में जो कुछ विदुषियां थी उनके नाम अपाला, घोषा, शिकिता, लोपामुद्रा, निथावरी। इसमें अपाला, घोषा और लोपामुद्रा पूछी जाती है। उत्तर वैदिक काल में भी है गार्गी, मैत्रेयी, वेदवती, कात्यायनी, शुभला। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, कभी कभी इधर का उधर जब ऑप्शन रखा जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है, ध्यान रखना, गलती होती है। बहुत बेसिक सा फैक्ट है, थोड़ा सा
रटने जैसा है, समझ के रट लीजिए। ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवी देवता हैं इंद्र, अग्नि, वरुण। इनका क्रम भी ऐसा है, कई बार क्रम पे भी सवाल आया है। जैसे सर्वाधिक पूज्य देवता कौन है, तो इंद्र है, दूसरे नंबर पर अग्नि है। इनका ऑर्डर भी डिसाइड किया गया है। ऑर्डर कैसे डिसाइड किया गया है कि किस देवता के लिए कितने मंत्र हैं। तो इंद्र के लिए 250 सूक्त समर्पित है, इसका मतलब इंद्र की सबसे ज्यादा वहां पे वैल्यू है। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं और वरुण तीसरे नंबर पे है। इधर प्रमुख देवी देवता कौन है, प्रजापति, विष्णु तथा पूखन। पूखन को शूद्रों का देवता कहा जाता था, यह भी सवाल पूछा गया है। और जो प्रजापति है, कालांतर में इन्हीं को ब्रह्मा कहा गया। कालांतर में इन्हीं को ब्रह्मा जी, प्रजापति को ही ब्रह्मा कहा गया, ऐसा भी अनुमान है। जनस्य गोपा यानी ऋग्वेद काल में जन का जो मुखिया है जनस्य गोपा, उसका मुख्य कार्य है गायों की रक्षा करना, क्योंकि गाय ही संपत्ति है यहाँ पे। उत्तर वैदिक काल में उसी जनस्य गोपा को हम लोगों ने राजा कहा, और राजा का मुख्य कार्य क्षेत्र विस्तार करना। उपनयन संस्कार में अंतर नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के उपनयन संस्कारों में वर्ण को लेकर के कोई अंतर नहीं है, सबके लिए एक समान व्यवस्था है। जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण के हिसाब से उपनयन संस्कार में भी अंतर है। अंतर से मतलब है जो उपनयन में जो जनेऊ आदि होता है वो किस चीज का बनेगा, रेशम का, सूत का या कपास का, तो इस चीज को लेकर के भी अंतर किया गया है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो छूट रहा था। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को दिशा के आधार पर नाम दिए गए। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को दिशा के आधार पर नाम दिए गए। जैसे जो उत्तर दिशा का राजा उसे विराट नाम दिया जाता था, जो दक्षिण दिशा का राजा था उसे भोज नाम दिया जाता था, जो पूर्व का राजा होता था उसे सम्राट नाम दिया जाता था, और जो पश्चिम का राजा होता था उसे स्वराट नाम दिया जाता था। और जिसका चारों दिशाओं में राज हो उसके लिए एक राट। ठीक, तो ये विराट, स्वराट, भोज और सम्राट ये आता रहता है मैच कराने को, यूपीएससी में भी आता है, बाकी परीक्षाओं में भी आता है। तो ध्यान रखें, उत्तर वैदिक काल में राजाओं को दिशा के आधार पर नाम दिए गए। उत्तर दिशा के राजा को विराट। अब इसको याद कैसे करेंगे, मान लीजिए हम लोग अपने को ओरिजिन मान लें, यहां से दिल्ली और क्या नाम और पूर्व सम्राट स्वराट, जैसे यहां से उत्तर दिशा की ओर हिमालय है, हिमालय बहुत बड़ा है, बहुत विराट है हिमालय का स्वरूप, तो ऐसे उत्तर को विराट मान लिया। स्वराट मतलब पश्चिम, सौराष्ट्र कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात हम लोगों से पश्चिम में है तो स्वराट जोड़ दिया। नाम भी ऐसे ही पड़े होंगे। भोज, राजा भोज मध्य प्रदेश में हुए, मध्य प्रदेश यहाँ से दक्षिण दिशा में है तो भोज हो गया। सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे, मगध, मगध को आज की तारीख में क्या कहते हैं, पटना, पटना यहाँ से किस दिशा में है, पूर्व, याद हो गया। पूर्व वाला क्या हुआ, सम्राट, सम्राट अशोक से जोड़ लिया। उत्तर वाला विराट, क्यों, हिमालय इतना विराट है, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा हिमालय है, सबसे ऊंचा, विराट हो गया। सौराष्ट्र, गुजरात का एक एरिया है सौराष्ट्र, तो हम लोग उसको स्वराट कह लेते हैं, पश्चिम में है गुजरात। और चूंकि राजा भोज बहुत पॉपुलर राजा थे, यहां से दक्षिण दिशा में एमपी है, वहां थे तो ऐसे याद कर लिया। इसको रोकिए। चलिए हम लोग देखते, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये वैदिक कालीन नदियां हैं, मतलब वैदिक कालीन नाम है नदियों के, जो आज की तारीख में हम इन्हें इन नामों से जानते हैं, और वैदिक काल में इनके ये नाम थे। जैसे आज जिसे हम झेलम कहते हैं, वैदिक काल में इसे वितस्ता कहा जाता था। जैसे हम लोग चिनाब कहते हैं, उसका नाम अस्किनी था। रावी का नाम परुष्णी था।
सतलज का नाम शतुद्री था, गंडक का नाम सदानीरा था, घग्गर का नाम द्वसदती था, ब्यास को बिपाशा कहते थे, कुर्रम क्रभु को और काबुल को कोभा उस समय कहते थे, गोमल का गोमती, स्वात को हम लोग सुवस्तु और सिंधु को सिंधु कहते थे। प्राचीन नाम और ये वर्तमान नाम है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा।